संस्कृति, ताल संस्कृति। के लिए मैं टिप दे देता हूँ कि जब हम अपने लिप्स को वर्टिकली एक्सपांड करते हैं नीचे ऊपर, तो हम लाफ्टर मोड में चले जाते हैं। और अगर हम उनको हॉरिजॉन्टली एक्सपांड करते हैं, ये इधर, तो हम स्माइलिंग मोड में चले जाते हैं। अब हमारा मूड कैसा भी है, पत्नी ने झगड़ा किया है, पति ने झगड़ा किया है, कोई किसी से हम मिले तो इस होंठ को इधर करना है, इसको इधर, नमस्कार, इतना ही करना है, तो हंस सकता है आदमी थोड़ा सा। दूसरा ये है कि कई बार ब्यूटी टिप्स भी हैं कि कुछ महिलाएं चाहती हैं कि सिमेट्रिकल स्माइल हो, तो उसके लिए अगर हम पेंसिल होठों के बीच में रख दें, काम करते में बीच में रख लें, कंप्यूटर पे काम करते में 20-25 मिनट दिन में 2-1 बार, तो आप देखिए बड़ी सिमेट्रिकल स्माइलिंग फेस हो जाता है। तो लोग ये समझते हैं कि भाई हम हंस नहीं सकते, तो ये तो एक टेक्निक है। आप जब मुस्कुराते हैं तो आपकी आईब्रोज दूर होती हैं, लिप्स एक्सपांड होते हैं। आप अपने लिप्स को जितना पास रखेंगे और आईब्रोज को आप जितना सिकोड़ते हैं, तो आप एंग्री मोड में चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो एक टेक्निक भी है, तो हम ये कोशिश करेंगे भाई हम अपने होठों को थोड़ा सा एक्सपांड करें, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्माइलिंग इज अ स्लाइट कर्व। ओह क्या बात। थोड़ा सा हल्का सा एक वक्र रेखा है। स्माइलिंग इज अ स्लाइट कर्व व्हिच मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट इन आवर लाइफ। ओके ओके ओके। एक बात जी कि टी सीरीज से जी आपकी ऑडियो कैसेट्स रिलीज हुई हैं, जी, हंसी के ठहाके भाग एक भाग जी दो। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। मैंने जब उस समय वो कैसेट खरीदता था तो कैसेट प्लेयर तो होते थे, तो घर में जी, हमारे यहाँ जी। वो दिन में 2-3 घंटे वो बज ही जाता था, जी जी। तो उससे लगता था। आपको क्या लगता है कि सीडी, कैसेट, यूट्यूब, फेसबुक, इनके माध्यम से ही क्या आपको उपलब्धियां हासिल हुई हैं, या आपने उसके पीछे बहुत कड़ी मशक्कत की है? विमल जी, सच बात मैं कहूँ तो आपने जो बात कही कि बहुत कम उम्र से ये सफलता प्राप्त होना शुरू हुई, और उसमें एक सबसे बड़ा एक ईश्वर का आशीर्वाद और मेरे सब चाहने वालों का, आप जैसे मित्रों का एक सहयोग ये रहा कि बहुत प्रयास के बाद लोगों के जब हंसी मजाक के कैसेट नहीं निकल पाते थे, उस दौर में मेरा जो है पूरा 1 घंटे का कैसेट निकला। बड़ा वो एक एक्साइटिंग मोमेंट था। और उस कैसेट को जगदीप साहब जो बॉलीवुड के थे, जी, वो जी। उस समय मतलब एक माइनास फनकार हुआ करते थे, उनके बिना किसी फिल्म में कॉमेडी नहीं जी होती। बिल्कुल सही बात। उन्होंने टी सीरीज में उसका इनॉग्रेशन किया था, और वो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात थी। और फिर मुझे ऐसा लगा, उस समय मैं सरकारी अधिकारी था, मुझे ऐसा लगा कि जो अब लोगों की मुझसे अपेक्षाएं हैं, उस पर मेरा खरा उतरना जरूरी है। वो कैसेट मेरे लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि जहां मैं मंचों पर गया तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस उसके हिसाब से थी। जी बिल्कुल। रिकॉर्डिंग में जैसे हम जानते हैं विमल जी की एडिटिंग भी होती है, सब कुछ होता है। तो मंच पर जब मैंने फिर उसको इम्प्रोवाइज करना और उसको बेहतर करना शुरू किया, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था, और उसके कारण मुझे बहुत मदद मिली और काफ़ी फिर अच्छा होता गया। फिर और भी कंपनियों में कैसेट निकलते गए, क्योंकि वो एक दौर बड़ा एक्साइटमेंट का था। लेकिन मुझे लगता है कि एक कलाकार के लिए ना तो यूट्यूब, ना तो फेसबुक, ना आपका वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, एक कलाकार के लिए सबसे ज़ोरदार बात है और सबसे अच्छी बात है, और उसके लिए आशीर्वाद जो है वो है एक कुछ अच्छे श्रोता उसके सामने समक्ष मंच पर। बिल्कुल सही बात है। जैसे भी बहुत सारे कुछ कार्यक्रम ऑनलाइन भी करे, कुछ संस्थाओं ने सम्मानित किया कि आप ऑनलाइन हमारा कार्यक्रम करें। और बीच में मैंने वो आप हरिओम जी और आप दोनों मिलकर कुछ, हाँ, कुछ हम लोगों ने वीडियो साथ में झलकियाँ, भी, हाँ, जी हाँ, कुछ कुछ साथ में झलकियाँ भी बनाए तैयार थे। की जी हैं, हाँ, जी हाँ, और उसका लोगों पर अच्छा जी हाँ, जी हाँ। प्रभाव पड़ा मैंने है। भी उनसे ये कहा कि अपन कुछ एजुकेटिव बनाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो मंच, कलाकार मंच पे ना हो, तब तक ना तो उसको आनंद है ना सुनने वाले को। अच्छा, एक और बात, आज की तारीख में बहुत से लोग जी इधर से उधर से जोक्स इकट्ठे करने के बाद में आजकल कवि सम्मेलनों में
जी हाँ, जी हाँ। जो आप कॉमेडी शो में किया करते थे, आजकल कवि सम्मेलन हाँ, में हो रहा है। आज बिल्कुल, कविता का बिल्कुल। तो नामो निशान मिटता ही जा रहा मिटता है। ही जा रहा है। वहाँ चुटकुलेबाजी ज्यादा हो रही है, छींटाकशी बिल्कुल, ज्यादा हो रही है। तो बिल्कुल। ऐसे वातावरण के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मंच कविता का है, साहित्य का है, तो जो इस तरह के चुटकुले जो लगातार, देखिए प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह है, लोग पेट भी पाल रहे हैं, वो भी अपनी जगह है, लेकिन जब बड़े मंच पर लोग जाते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि अगर एक हास्य व्यंग कलाकार भी उस मंच पर खड़ा होता है तो चूंकि वो अपनी विधा को वहां पर प्रदर्शित कर रहा है, तब भी उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्रोता जो है वो क्या चाहता है। जी बिल्कुल क्योंकि सही। अगर हम किसी कवि सम्मेलन में, इवन जो इस तरह के कार्यक्रम में, उनमें भी सिंपल चुटकुले के बजाय अगर कोई समाज में हो रही चीज़ों को अगर हम वहाँ पर क्योंकि कहा गया है, महावीर द्विवेदी जी ने भी कहा है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। बिल्कुल सही। तो जब तक हम उसको नहीं लाएंगे उन बातों को ऊपर, ये हो सकता है कि हम हास्य व्यंग के लिए, उसका क्लाइमेक्स बनाने के लिए किसी चुटकुले का सहारा ले लें, घटना का क्लाइमेक्स बनाए, लेकिन वो चीज़ जब तक हम प्रदर्शित नहीं करेंगे तो मुझे लगता है एक कलाकार का दायित्व पूरा नहीं होता है। और कवि सम्मेलनों में आपने बिल्कुल सही बात कही कि आजकल ऐसा कुछ हो रहा है कि सिर्फ लोग हंसें, उसके लिए वो जो किताबों में चुटकुले आते हैं, जी जी बिल्कुल, बहुत हल्के तरीके के चुटकुले भी बहुत होते हैं। हल्के तरीके के, और उसका इस्तेमाल करते हैं जब वो बड़ी देर में दो लाइनें सुनाएंगे। और भाई वो तो रचना है। जैसे जी अभी अपन चाय पी रहे थे तो मेरे मस्तिष्क में बात आई, भाई उनका उसको सुनाना, एक जो हम कवियों को देखते हैं कि भाई एक तरन्नुम में जो वो सुना रहे हैं, जी जी और एक घटनाक्रम को किसी को अगर वो सुना भी रहे हैं तो व्यंग के रूप में किस तरह से वो सुना रहे हैं। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई जब शरद जोशी व्यंग पढ़ते थे, हरिशंकर परसाई जब व्यंग पढ़ते थे, केपी सक्सेना जब व्यंग पढ़ते थे, तो एक मंच पर एक बड़ा आनंद आ जाता था। कहीं ऐसा नहीं है कि पद्य में ही कोई चीज हो, गद्य का भी आनंद। जी जी। पर मुझे लगता है कि वही चीज है कि जो हमारे आसपास हो रहा है उसको, जैसे अभी अपन ने चाय पी, चाय के लिए आपको जी शुक्रिया, बहुत बढ़िया चाय थी। तो जैसे आप कुछ भी है, मान लीजिए चाय की प्यालियां रखी हैं, टेबल पे हम बैठे हैं, जैसे अभी हमारे कप रखे हुए थे चाय के, तो कवियों से ये अपेक्षा रहती है कि उस कृति को वो कैसे, तो दो लाइनें, जैसे मान लीजिए अगर कवि की हैसियत से मैं बैठा हूं तो उन्हीं में दो लाइन बन सकती है। यानी साहित्य की दृष्टि कहीं भी आ सकती है, जी बात चुटकुले जैसी है, लेकिन जब हम उसको साहित्य के रस में लाते हैं तो उसका एक आनंद आ जाता है। जैसे मैं मान लो कहूँ कप पैसे पे, मान लीजिए जहन में बात आई कि आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। क्या बात है। चुटकुले जैसी हाँ कोई बात है, जी। लेकिन हम उसको किस तरह से साहित्य को, आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई, प्यालियों ने तो लब चूमे, केटली देखती क्या बात है, वाह रह वाह वाह गई। वाह 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 वाह। तो मेरा सोचना यह है कि वो विधा, जिस विधा को लेकर हम खड़े हुए हैं, हम चुटकुले सुनाएं, लेकिन हमारी विधा से हम ना हटें। तो कवि सम्मेलन के मंच पर, क्योंकि ये जो बात आपने कही, जैसे मैंने कई कवि सम्मेलनों के मंच पर भी शिरकत किया, तो वहां पर कई बार ये बात उठती थी कि उस विधा को साहित्यकार को नहीं छोड़ना है, ऐसा मुझे लगता है। आपसे बहुत अलग तरह से आज बात हो रही है, कोई उसका प्री प्लान नहीं था। जी हाँ, जी हाँ। और मैंने जब आपसे आग्रह किया तो आपने सहज रूप से उस आग्रह को स्वीकार कर लिया। एक बात मन में है कि आजकल आप YouTube चैनल खोलिए, जी इतने मोटिवेटर गुरु आ गए हैं जी हाँ, जी हाँ। कि बयान ही, मतलब उनके पास ना तो भाषा है, हाँ, ना उनके पास थॉट्स हैं, करेक्ट। ना उनके पास में प्रेजेंटेशन है, हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी वो अशुद्धियाँ, भरपूर अशुद्धियों के साथ अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए लाखों रुपए और हजारों रुपए की डिमांड करते हैं। तो मेला लगने लगा, आप एक गुरु को ढूंढें तो 5 महागुरु मिल जाते हैं, 5 आपको। बिल्कुल सही कहा।
तो क्या लगता है कि जो लोग इस प्रकार के मोटिवेशनल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल जी, प्रोग्रामर हैं और जी। बहुत अच्छी आपकी छवि है, जी, तो निश्चित तौर पर दो टूक बात आपकी हम इस बारे में भी सुनना चाहेंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही विमल जी। और ये दो विधाएं ऐसी हैं आजकल जो मैं देख रहा हूँ, इंटरनेट पर भी देख रहा हूँ, जैसा आपने यूट्यूब का भी कहा, और जिनको हम ट्रेनर बनाते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जी तो मैं उनका मास्टर ट्रेनर हूँ। मेरा दायित्व तो ट्रेनर्स को बनाना भी है। जी और वैसे तो मैंने माइनिंग के, भूविज्ञान के बहुत सारे कोर्स किए थे। बाद में मैंने पीजी इन साइकोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, पीजी डिप्लोमा इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब अलग से किए थे। जी अब दोनों फील्ड, एक तो जो कॉमेडी का आपने बताया, इसमें बूम है। हर आदमी चाहता है कि कॉमेडी आर्टिस्ट बन जाए, जी बिल्कुल तो हमारा बहुत बढ़िया रोजगार चल निकलेगा। दूसरा, हर आदमी चाहता है कि हम मोटिवेशनल गुरु बन जाएं और हम लोगों को मोटिवेट करें। अब यहाँ पर जो एज ए साइकोलॉजिस्ट जो मैंने महसूस किया, विधाएं दो तरह की होती हैं, एक हार्ड स्किल, एक सॉफ्ट स्किल। यस हार्ड स्किल वो होती है जो आपके मस्तिष्क से संबंधित है। सॉफ्ट स्किल वो होती हैं जो आपकी सोच में परिवर्तन करती हैं, जहाँ दिल और दिमाग दोनों का आ जी जाता जी है। जी बिल्कुल जैसे हम कहें तनाव प्रबंधन, हम किसी से कहें तनाव मत करो, ये कहने से काम नहीं चलेगा। सबको पता है तनाव नहीं करना, हमको उसको रियलाइज कराना है। तो मैं जो देख रहा हूँ कि एज ए प्रोफेशनल मोटिवेटर, लोग उसको मंच पर एक प्रदर्शनकारी क्रिया समझते हैं जी बिल्कुल कि उन्होंने एक बड़े मॉब को, एकदम उन्होंने ऑडियंस को एड्रेस किया और कुछ कोट्स बोले और पिच टोन के साथ अपने लहराती हुई आवाज में, हाँ वो ड्रामेटिक ढंग से उसको किया। वो थोड़ी देर सुनने के लिए जरूर अच्छा लगता है, पर उसमें रियलाइजेशन होना बड़ा मुश्किल होता है। तो मोटिवेशन जो है वो जब तक हम लोगों को रियलाइज नहीं करते हैं, वो जो जिनको वो मोटिवेशन कहते हैं, बेसिकली दिस इज नॉट मोटिवेशन। वो एक है, दो शब्द होते हैं, एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन। अभिप्रेरणा और प्रेरणा। प्रेरणा, अभिप्रेरणा जो है वो एक चिंगारी है जी जो हमने किसी को लगा दी। जी बिल्कुल ये एक्चुअली चिंगारी लगाते हैं कि गोल सेट करो, गोल को प्राप्त करो। वो चिंगारी तो लग गई। अब चिंगारी के बाद मोटिवेशन जो है वो फ्यूल है। फ्यूल जब तक बीच में बराबर नहीं चलेगा, बिल्कुल वो सही चिंगारी राख के नीचे दबी रहे। बिल्कुल सही बात और वो धीरे धीरे जो है वो रियलाइज करने से आता है। तो मुझे जो सबसे बड़ा अंतर आज के दौर में लगता है कि दे आर इंस्पायरिंग द पीपल। यस यस ठीक है, अच्छा भाषण सुन के, ओज वाला भाषण सुन के हम इंस्पायर होते हैं, लेकिन मोटिवेट हम नहीं हो पाते हैं। मोटिवेट हम तभी होते हैं जब हम उसको रियलाइज करते हैं और जब हम उससे जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। मेरा तो अभी तक ये अनुभव रहा है, मंचों पर भी, और जो मैंने अभी जितने प्रशिक्षण किए हैं, क्योंकि भारत सरकार का एक कोर्स होता है ह्यूमन स्किल्स का, वो कहलाता है मेंटोरिंग स्किल कोर्स। किसी के आप मेंटर कैसे बने। जैसे कृष्ण जो थे वो अर्जुन के मेंटर थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चाणक्य के मेंटर थे। तो आप किसी को मोटिवेट कैसे करें, मेंटर कैसे बनाएं। तो उस दौरान जब ये तकनीकियाँ पूरी समझी, तब मुझे बात वो समझ में आई। कुल मिलाकर एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ और मुझे लग रहा है कि हमने बहुत सारे उन अनछुए पहलुओं पर बात की है जी जो जनरली लोग जिनसे बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्शियल होते हैं बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। लेकिन मुझे पूरी ये खुशी है इस बात की। मुझे अच्छा लग रहा है कि सुरताल संस्कृति के इस चैनल के माध्यम से हम गीत, संगीत, नाट्य, नृत्य, सारी विधाओं को एक साथ पिरोकर हास्य, व्यंग सबको जोड़ रहे हैं। इसके लिए तो विशेष रूप से विमल जी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और ये चूँकि मैं भोपाल शहर का ही हूँ, हमारे लिए, शहर के लिए एक गौरव की बात है। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम 75 से 77 के बीच कई बार जब हमारा दिल्ली आना जाना होता था, तो कुछ जिंगल्स वगैरह रिकॉर्ड करना है या कुछ करना है, तो ये जैसा मैं प्रोफेशनल इतना बड़ा आपका स्टूडियो आज देख रहा हूँ, वहाँ जब हम इस तरह का कोई स्टूडियो देखते तो हम गदगद हो जाते थे और हम अंदर से सोचते थे कि हमारे भोपाल शहर में कोई इस तरह का स्टूडियो कब बनेगा। और मैं इसके लिए विशेष रूप से आपको बधाई देता हूँ कि आपके इक्विपमेंट, जितना आपने मुझे सब घुमाया, इतने सुंदर इक्विपमेंट्स हैं, इतना हाईटेक आपका सारा, आपका स्टाफ इतना विनम्र और इतने अच्छे लोग हैं
चूंकि आप मेरे मित्र हैं इसलिए ये मैं बात आपसे नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने ये महसूस किया और जो आया, मुझे लगता है कि जितनी बार आप यहाँ बुलाएंगे मुझे मुझे अच्छा ही लगेगा। और मुझे अपने से भी मैं यहाँ पर आऊँगा बिल्कुल, रिकॉर्डिंग्स के लिए भी, और मुझे लगता है हर कलाकार को आना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ओपी भाई, आप मतलब आपकी और मेरी उम्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जी लेकिन जी, आपके अनुभव में और मेरे अनुभव में बहुत अंतर है। हम दोनों एक दूसरे से सीखते रहे हैं हमेशा। बिल्कुल ये बिल्कुल। बात बिल्कुल सही है। और कभी भी मैंने सबसे अच्छी बात ये देखी कि आपके अंदर इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद भी आप आज भी धरातल से जुड़े हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। मुझे एक बार नौशाद साहब से मिलने का मौका मिला, विमल जी। जी मैं उस समय कोई गाने में ऐसी कोई रुचि नहीं हुआ करती थी, लेकिन मेरे साथ एक मित्र थे, वो लखनऊ के थे। टी सीरीज कंपनी में उनकी रिकॉर्डिंग थी। अचानक वो बोले मुझे नौशाद साहब की एक लिंक मिली है और मिलने चलना है, अगर आप मिलना चाहें तो चूंकि वो जा रहे थे और हम लोग साथ में ही थे, जो वाहन था उसमें हम साथ में थे, और वाहन उन्होंने कहा कि अब पहले वहाँ चलेंगे, तो मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी कई दो लाइनें मुझे हमेशा याद आती हैं। जी जैसे कई बार कला के क्षेत्र में तो हो या ना हो, पर प्रशिक्षण के क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है कि प्रशिक्षणार्थी गुरु समझते ही हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा अनुभव आभास होने लगता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को, आईएएस अधिकारियों को इतना बड़ा बना दिया है, ये इतने बड़े हैं, मेरे पैर पड़ रहे हैं। तो मुझे नौशाद साहब के वो दो लाइनें अभी भी याद हैं। वो उन्होंने ये कहा था, क्योंकि हमने उनसे कहा कि सर आप इतने बड़े व्यक्तित्व हैं और आप, एक तो हमें मिलने का मौका मिला और आप इतने सहज रूप से मिल रहे हैं कि हम ये बात नहीं समझ पा रहे कि हम कोई स्वप्न देख रहे हैं कि हम नौशाद साहब के सामने बैठे हैं वास्तव में। जी जी जी। तो उन्होंने दो लाइन कही थी, वो मुझे अभी भी याद है कि आदमी को मशहूर सरेआम होना चाहिए। आदमी को मशहूर सरेआम सरेआम होना होना चाहिए। उनका अंदाज तो मैं ला नहीं सकता, क्योंकि बड़े सहज ढंग से और बड़े अच्छे अंदाज से कहा था, आदमी को मशहूर सरेआम होना चाहिए, लेकिन खास होकर भी आम होना चाहिए। वाह 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 ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने अपनी डायरी में लिखी, और पूरे प्रशिक्षणों के दौरान मैं हमेशा उस बात को याद रखता हूँ। मुझे मेरी लिखी हुई कुछ पंक्तियां आपके लिए याद आ रही हैं, क्या क्योंकि आप हास्य प्रधान नहीं कह सकता मैं आपको, लेकिन आप एक बहुत अच्छे सहज और सरल व्यक्तित्व के रूप में मेरे साथ यहाँ पर ये तो हैं। आपका बड़प्पन है तो विमल जी। मैंने लिखा था कि टुकड़ों में ही जीना है, आहा, टुकड़ों में मुस्काना है, क्या बात टुकड़े टुकड़े मेरा जीवन तभी बना नगीना है, है। आहा, टुकड़ों में ही जीना है, टुकड़ों में मुस्काना है। क्या बात। बहुत अच्छा लगा। मैं दो लाइनें अगर आप अनुमति दें, क्योंकि आपकी इन लाइनों से मैं प्रोवोक हुआ, और आप लिखते बहुत अच्छा हैं, क्योंकि आपके लेखन का मैं जितना मैंने पढ़ा उसमें मैंने देखा कि बड़ा सहज, और जो मैंने पहले निवेदन किया आपसे कि जो लेखक हैं, जितने साहित्यकार हैं, वो हिंदी का संस्कृतिकरण करने पर तुले हैं। जी जी। लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते। मैं आज के बच्चे हैं बेचारे, जो रोमन स्क्रिप्ट में हिंदी पढ़ रहे हैं, उन्हें अगर हम संस्कृत परोसेंगे हिंदी के नाम पे तो कैसे पढ़ेंगे। तो हंसी से मुझे दो लाइनें मैंने लिखी थी, जी तो आपने प्रोवोक किया। मैं आपके जैसा अच्छा तो नहीं लिख पाता हूँ, पर वो दो लाइनें मैं यहाँ पर समर्पित करूँगा, क्योंकि आपने हास्य को फोकस किया था उसके लिए, कि देखिए आप हंसी को कितना बड़ा दर्जा दिया हुआ है। हम लोग जैसा मैंने निवेदन किया कि तनाव ले लेते हैं, लेकिन उसकी दवा पास में हंसी उसको नहीं। बिल्कुल सही बात। तो कहीं वो दो लाइनें मैं यहाँ नजर करना चाहूँगा कि कहीं अनकही बातों की अदा है हंसी, कही अनकही, कहीं अनकही बातों की अदा है हंसी, हर रंजो गम की दवा है हंसी। क्या बात है। कहीं अनकही बातों की अदा है हंसी, हर रंजो गम की दवा है हंसी, दुनिया में कमी है पूजने वालों की, वरना जमी पर खुदा है हंसी। वाह 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 वाह। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात का पहला पक्ष है। जी, अभी हमारे बहुत सारे पक्ष धीरे धीरे हम आपसे समय समय पर आपको बुलाएंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सुरताल संस्कृति के माध्यम से हम भाई ओपी द्विवेदी जी से यहाँ चर्चा कर रहे थे, और मुझे ये पहले से कोई उम्मीद नहीं थी और ना मैंने कोई प्लान किया था कि इनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहेगी कि जब भी बात हो तो सामने वाला जो कुछ बोल रहा हो उसकी बात में से
जो कंटेंट निकल कर आए, जो उसमें से विषय वस्तु का कुछ अंश निकल कर आए, क्या बात। उसी से उस बात को आगे बढ़ाया जाए। और सुरताल संस्कृति का यही प्रयास रहेगा। मैं विमल भंडारी एक बार पुनः आप सभी के ओर से, अपने पूरे स्टाफ की ओर से, सुरताल संस्कृति परिवार की ओर से ओपी द्विवेदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी नमस्कार। का भी आपका बहुत बहुत आभार बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। नमस्कार।